नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट सेकंड पेपर के एमसीक्यूज़ को। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस के एमसीक्यूज़ को देखेंगे और 100 से ज़्यादा प्रश्नों का हल आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा पूंजी लाभ है, कैपिटल गेन। इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूंजीगत लाभ को कितने प्रकार से बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 2, 3, 4 और 5? तो देखो, कैपिटल गेन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। पहला कैपिटल गेन होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी संपत्ति नहीं है? व्यापार की ख्याति, आभूषण, व्यापारिक माल का रहतिया या दिल्ली में कृषि भूमि? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट? गुडविल ऑफ द बिजनेस, ज्वेलरी, स्टॉक इन ट्रेड या एग्रीकल्चरल लैंड इन दिल्ली? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, व्यापारिक माल का रहतिया यानी स्टॉक इन ट्रेड। ये कैपिटल गुड्स नहीं माना जाता है। कैपिटल गुड्स में सभी संपत्तियाँ आती हैं, लेकिन स्टॉक, पर्सनल यूज के जो भी आइटम हैं जैसे कि कुछ कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। भारत में जो कृषि भूमि है ये कैपिटल एसेट में नहीं आती है। गोल्ड बॉन्ड और स्पेशल बियरर बॉन्ड, ये सारे कैपिटल एसेट में नहीं आते हैं। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो कैपिटल एसेट में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू फर्नीचर को बेचने पर आय है कर योग्य, कर मुक्त, पूंजी लाभ या आयगत लाभ? द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर इज टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, कैपिटल गेंस या रेवेन्यू गेंस? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, कर मुक्त यानी एग्जेम्प्टेड इनकम। अभी मैंने बताया कि पूंजी संपत्ति में कपड़े, बर्तन, फर्नीचर ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो घरेलू फर्नीचर को यदि आप बेचते हैं तो वो कर मुक्त है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर निम्नलिखित दर से कर लगेगा? 10%, 20%, 15% या 30%? द इनकम टैक्स रेट ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर एन इंडिविजुअल एज? तो कैपिटल गेन पर, दीर्घकालीन पूंजी लाभ यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स का रेट है वो 20% का फ्लैट रेट लगता है। इसमें टैक्स के स्लैब के हिसाब से कर नहीं लगता है। 20% का फिक्स रेट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। अगला प्रश्न है, पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति कितने समय रहनी चाहिए? 24 माह, 36 माह, 36 माह से अधिक या 12 माह? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 36 माह से अधिक। फॉर कैपिटल गेन बीइंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एन एसएससी शुड रिटेन द एसेट मोर देन 36 मंथ, यानी 36 महीने या उससे कम की अवधि के लिए कोई एसेट रखी गई तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगी। और वही एसेट यदि 36 महीने से ज़्यादा समय के लिए होल्ड की गई है और उसके बाद बेची जा रही है तो उससे होने वाली जो इनकम होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शेयर्स के लिए ये सीमा 36 महीने की जगह 12 महीने है। ठीक है, शेयर्स 12 महीने तक यदि होल्ड कर लिया जाता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल हो जाता है। और लैंड और बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ये सीमा 24 मंथ है और बाकी सारी संपत्तियों के लिए 36 मंथ है। तो यहाँ पे कोई संपत्ति का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, इसलिए 36 महीने वाले ऑप्शन को आप सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक है 1081, 1024, 272 या 331? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 331। जब भी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो ऐसे केस में संपत्ति को प्राप्त करने की तारीख और संपत्ति को बेचने के तारीख के बीच में काफ़ी लंबा समय होता है। तो संपत्ति को जिस रेट में हमने प्राप्त किया था
उसका हमें इंडेक्सेशन करके आज के दिन उसका रेट कितना होना चाहिए वो निकालना पड़ता है। 2022-23 के लिए इंडेक्स है 331। तो जो भी संपत्ति का रेट यदि हम क्रय मूल्य देखेंगे तो उसमें 331 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिस ईयर में संपत्ति खरीदी गई है उस ईयर के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें संपत्ति का करेंट रेट मालूम हो जाएगा। ठीक है, उसके आधार पे देखेंगे कि हमें कैपिटल गेन हुआ कि नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, अंशों की दशा में दीर्घकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता इन्हें अपने पास रखे 12 माह से कम, 12 माह से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इन केस ऑफ शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल arise if the assessee retain the share with him for a period more than 12 month। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही होगा। अभी मैंने आपको बताया शेयर के लिए ये सीमा 12 महीने की होती है। 12 महीने से अधिक यदि शेयर रख लिया गया उसके बाद बेचा गया तो उससे होने वाली आमदनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगी। अगला प्रश्न देखिए, पूंजी लाभ उदित होता है कैपिटल गेन एराइजेज ऑन व्यापार की पूंजी पर, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, व्यापार के माल पर या इन सभी पर। तो देखो कैपिटल गेन यानी पूंजी लाभ जो है ना हमेशा पूंजी के हस्तांतरण पर ही उदित होता है। ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट जब भी होगा तो कैपिटल गेन एराइज होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यवहार हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर? भेंट यानी गिफ्ट, वसीयत यानी विल, दोनों ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो भेंट और वसीयत ये दोनों जो है आपका हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ह्रास होने वाली संपत्तियों का पूंजी लाभ होगा कैपिटल गेन ऑन डेप्रिसिएशन एसेट विल ऑलवेज बी अल्पकालीन, दीर्घकालीन, कर मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो संपत्तियाँ ह्रासित होती हैं उनका कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पूंजी संपत्ति नहीं है गांव में स्थित कृषि भूमि, व्यापार की ख्याति, व्यापार में प्रयुक्त कार या आभूषण। नॉट अ कैपिटल एसेट, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अ विलेज, गुडविल ऑफ बिजनेस, कार यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज या ज्वेलरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गांव में स्थित कृषि भूमि जो है इसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, मैंने शुरू में ही आपको बताया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूंजी संपत्ति नहीं है नॉट अ कैपिटल एसेट, व्यापारिक माल, घरेलू फर्नीचर, व्यक्तिगत उपयोग की मोटर कार या इनमें से सभी। स्टॉक इन ट्रेड, हाउस होल्ड फर्नीचर, कार फॉर पर्सनल यूज या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं पूंजी संपत्ति में नहीं आती हैं, कैपिटल एसेट में नहीं आती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना में ज्ञात की जाती है प्राप्त करने की लागत, कुल लागत, निर्देशांक लागत या विक्रय लागत। टू फाइंड आउट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, टोटल कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट हमें निकालना पड़ता है जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम कैलकुलेट करते हैं। अगला प्रश्न देखो, अल्पकालीन पूंजी लाभ एक संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला लाभ है जो करदाता द्वारा इससे अधिक के लिए नहीं रखा जाता है। ठीक है, यानी ये नीचे जो समय दिया हुआ है इससे कम समय के लिए यदि संपत्ति रखी जाए तो वो अल्पकालीन पूंजी लाभ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या सीमाएं हैं? पहला तो है इसके अधिग्रहण की तिथि से 36 माह, दूसरा है इसके अधिग्रहण की तिथि से 12 माह, तीसरा है सूचीकृत अंशों यूनिट, जीरो बॉन्ड कूपन और किसी अन्य सूचीकृत प्रतिभूतियों की दशा में इसके अधिग्रहण की तिथि से 12 माह और सूचीकृत अंशों भूमि और भवन की दशा में 24 माह तथा अन्य संपत्तियों की दशा में 36 माह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, शेयर्स वगैरह के लिए 12 महीने की सीमा होती है
भूमि भवन के लिए 24 महीने की सीमा होती है और बाकी संपत्तियों के लिए 36 महीने की सीमा होती है। यदि इससे कम अवधि के लिए कोई संपत्ति रखी गई है और उसे बेचा जाए तो अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा, और इससे अधिक समय के लिए कोई संपत्ति रखी गई है और उसे बेचा जाए तो उससे होने वाली आमदनी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगी। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आइए इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश, वर्ग पहेली का इनाम, व्यापार की ख्याति को बेचने से लाभ या बैंक से ब्याज। डिविडेंड फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइज ऑन क्रॉसवर्ड पजल, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस या इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्यापार की ख्याति को बेचने से होने वाला लाभ ये अदर सोर्स में नहीं आएगा, ये बिजनेस के इनकम में जोड़ा जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को 60,000 रुपये परिवार पेंशन प्राप्त हुए, मानक कटौती कितनी मिलेगी? एन इंडिविजुअल रिसिव्ड फैमिली पेंशन ₹60,000, हाउ मच स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 15,000 रुपये। ठीक है, ये सही क्यों होगा? तो यदि किसी को परिवार पेंशन यानी फैमिली पेंशन से कुछ अमाउंट प्राप्त होता है तो प्राप्त हुए अमाउंट का 1/3 या 15,000 रुपये, इन दोनों में जो भी कम होता है उतने रुपए की छूट मिलती है, उतना रुपया एग्जम्प्टेड होता है, मतलब उतने रुपए का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेंशन किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है? अंडर विच हेड द पेंशन इज टैक्सेबल? वेतन, अन्य साधनों से आय, पूंजी लाभ या इनमें से कोई नहीं? सैलरीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेंस या नन ऑफ दीज? तो देखो, पेंशन जो है इनकम फ्रॉम सैलरी यानी वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत टैक्सेबल होता है, ये अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः किराए पर उठाने से होने वाली आय है अन्य साधनों से आय, मकान संपत्ति से आय, कर मुक्त या पूंजी लाभ? इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रॉपर्टी इनकम, एग्जम्प्टेड या कैपिटल गेन? तो देखो, पहली बार जब कोई चीज़ किराए पे दी जाती है तो वो किराया मकान संपत्ति से आए यानी हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में टैक्सेबल होता है। लेकिन किसी ने आपका मकान किराए पर लिया और उसने उस किराए पर लिए गए मकान को फिर से किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दिया, किराएदार ने ही किसी अन्य को सब लेट कर दिया, तो उससे होने वाली इनकम उस किराएदार के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सांसद का वेतन किस शीर्षक में कर योग्य होता है? वेतन, व्यापार या व्यवसाय से लाभ, पूंजी लाभ या अन्य स्रोतों से आय? सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अन्य स्रोतों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में आपस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का संबंध नहीं होता है, उसको मिलने वाले भुगतान को वेतन जरूर कहते हैं, सैलरी जरूर कहते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का संबंध नहीं होने की वजह से वो सैलरी अन्य स्रोतों से आए हेड में टैक्सेबल होती है। अगला प्रश्न देखिए, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य परिवार पेंशन में से कटौती मिलती है। तो ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं कि पेंशन का 1/3 या 15,000 रुपये, इन दोनों में जो कम होता है उतने रुपए की कटौती मिलती है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी के जीवन पर ली गई की मैन बीमा पॉलिसी से नियोक्ता द्वारा प्राप्त राशि होगी कर मुक्त, व्यवसाय एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य, अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य, कर्मचारी के हाथों में कर योग्य। सम रिसिव्ड बाई एन एम्प्लॉयर फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉई शैल बी टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज या टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉई?
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत ये टैक्सेबल होता है। अगला प्रश्न है, अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत आय कर योग्य है। इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टैक्सेबल ऑन देय आधार पे, ड्यू बेसिस पर, प्राप्ति के आधार पे, रिसिप्ट बेसिस, करदाता द्वारा नियमित लेखांकन विधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली इम्प्लाइड बाय द एसएससी, या देय या प्राप्ति आधार जो भी पहले हो, ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, करदाता जो है नियमित रूप से लेखांकन की जो भी विधि अपनाता हो, देय आधार पे या प्राप्ति के आधार पे ये टैक्सेबल नहीं होता है। अकाउंटिंग में जो विधि अपनाई गई है आय को रिकॉर्ड करने की, उसी के आधार पर ये इनकम टैक्सेबल होती है। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित लाभांश है यूनिट धारकों के हाथों में पूर्णतः करमुक्त, पूर्णतः कर योग्य लेकिन धारा 80L की कटौती स्वीकृत होगी, या आंशिक कर योग्य। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द UTI is fully exempted in the hand of unit holder, fully taxable but a deduction is allowed under section 80L, या partially taxable। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। UTI से यदि किसी व्यक्ति को लाभांश मिलता है तो वो लाभांश पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में ये टैक्सेबल होगा। अब अगला चैप्टर आपका आ जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आय को मिलाना या मानी गई आय। जब अवयस्क बच्चे की आय माता या पिता की आय में शामिल की जाती है तो माता या पिता को कितनी राशि की कटौती मिलती है? 1000 रुपये, 1500 रुपये, वास्तव में शामिल हुई आय अथवा 1500 रुपये दोनों में जो कम हो, या कोई कटौती नहीं मिलती है। When a income of a minor child is clubbed with the income of mother or father, how much the deduction will be allowed to mother or father? 1000, 1500, actual income clubbed with the income of mother or father, or 1500, whichever is less, or no deduction। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वास्तव में जो अमाउंट शामिल किया गया है, क्लब किया गया है, वो अमाउंट लिया जाएगा और 1500 रुपीज़ लिया जाएगा। इन दोनों में जो भी कम होगा उतने रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकलांग अवयस्क बच्चे की आय किसकी आय में शामिल की जाएगी? माता या पिता जिसकी आय अधिक है, या इनमें से किसी की आय में नहीं। इनकम ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मदर और फादर हुज इनकम इज ग्रेटर, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से किसी की आय में नहीं, नन ऑफ दीज। विकलांग अवयस्क बच्चे की आय को अलग से ही कैलकुलेट किया जाता है, उसका इनकम टैक्स का अलग से कैलकुलेशन होता है, उसकी आय को मिलाया नहीं जाता है, माता पिता की आय में वो ऐड नहीं होगा। अगला प्रश्न है, राम ने भारतीय कंपनी के 100 अंश हिंदू अविभाजित परिवार को 2021 में अंतरित कर दिए। गत वर्ष में प्राप्त लाभांश की आय किसकी आय में शामिल की जाएगी? राम ट्रांसफर्ड 100 शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी टू HUF इन 2021। डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ राम, HUF, नाइदर राम नॉर HUF, या 50% इन इनकम ऑफ राम, 50% इन द इनकम ऑफ HUF। तो देखो, ये 100 शेयर जो है पहले राम के पास थे और इसने ट्रांसफ़र कर दिया। किसे ट्रांसफ़र कर दिया? HUF को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ट्रांसफ़र कर दिया। और कब किया? 2021 में। और हमारा प्रीवियस ईयर अभी कौन सा है? 2022-23। ठीक है, 2021 में क्योंकि ट्रांसफ़र किया गया। यदि 2021 की बात करते तो जितने समय राम के पास था उसका अलग कैलकुलेशन होता, जितने समय HUF के पास था उसका अलग कैलकुलेशन होता। लेकिन 2022-23 में तो ये पूरा का पूरा समय HUF के पास ही रहा ना शेयर, ये तो इसकी संपत्ति बन गया अब, तो ये HUF के लिए टैक्सेबल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये HUF की आय में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अवयस्क पुत्र की आय 20,000 रुपये है एवं अवयस्क पुत्री की आय 12,000 रुपये है,
पिता की आय में शामिल की गई है, पिता को छूट मिलेगी। तो देखो यहाँ पे 1500 रुपये की छूट आपको मिलेगी पुत्र के लिए, 1500 रुपये की छूट मिलेगी पुत्री के लिए, यानी टोटल छूट आपको मिलेगी 3000 रुपये की। ठीक है, जितने भी अवयस्क बच्चों की आय शामिल होती है पिता या माता की आय में, तो हर बच्चे के पीछे 1500 रुपये की मैक्सिमम छूट मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवयस्क की आय शामिल की जाती है पिता की आय में, माता की आय में, माता या पिता की आय में जिसकी आय ज़्यादा हो, या पिता और माता दोनों की आय में। माइनर इनकम इज क्लब्ड टू फादर इनकम, मदर्स इनकम, फादर और मदर्स इनकम विच एवर इज ग्रेटर, या बोथ मदर्स एंड फादर्स इनकम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होता है कि किसी अवयस्क बच्चे की जो भी इनकम है वो माता या पिता जिसकी आय ज़्यादा होती है उसके आय में उसे मिला दिया जाता है, उस अवयस्क का टैक्स का कैलकुलेशन अलग से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आय के मिलान यानी क्लबिंग से संबंधित धाराएं हैं। सेक्शन रिलेटेड टू द क्लबिंग ऑफ इनकम इज धारा 60 से 69, धारा 60 से 64, धारा 60 से 67, या धारा 60 से 69। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धारा 60 से 64 यानी कि सेक्शन 60 टू 64 में क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सीमा तक अवयस्क की आय माता पिता के आय में शामिल नहीं की जाती है। 1000, 1500, 10,000 या संपूर्ण आय। तो देखो 1500 रुपये तक की यदि इनकम है अवयस्क की तो वो माता पिता की आय में शामिल नहीं होगी। 1500 से ज़्यादा इनकम यदि है तो वो माता पिता के आय में शामिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि कितने रुपए तक की आय शामिल नहीं होती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 1500 तक की आय माता पिता की आय में शामिल नहीं होगी। अगला प्रश्न है, अवयस्क विवाहित पुत्र की आय, इनकम एराइजिंग टू अ माइनर मैरिड डॉटर इज। अवयस्क विवाहित पुत्री के हाथों में कर योग्य होगा, माता या पिता के आय में शामिल किया जाएगा जिसकी आय अवयस्क की आय जोड़े बिना अधिक होगी, कर से पूर्णतः कर मुक्त हो जाएगा, या उसके पति के आय में शामिल किया जाएगा जो वयस्क है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि माता या पिता की आय में शामिल किया जाएगा इसकी आय को जिसकी आय ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद एक नया चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक गैर सट्टा व्यापार गत वर्ष 2019-20 में बंद कर दिया गया, इसकी आगे ले गई हानि की पूर्ति की जा सकती है। और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस डिसकंटिन्यूड इन द प्रीवियस ईयर 1920, द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम। गैर सट्टा व्यापार की आय से, सट्टा व्यापार की आय से, आय की किसी भी शीर्षक से या व्यापार की आय से। तो देखिए ये गैर सट्टा व्यापार की बात किया है, ठीक है ना, यानी नॉन स्पेकुलेटिव इन बिजनेस की बात किया है। तो इससे होने वाली हानि को किसी भी व्यापार की आय के साथ सेटअप किया जा सकता है, मतलब किसी भी व्यापार की इनकम के साथ इस लॉस को सेटअप किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति की जा सकती है। लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट अप फ्रॉम। सट्टा व्यापार की आय से, गैर सट्टा व्यापार की आय से, आय के किसी भी शीर्षक से या किसी भी आय से नहीं। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, इनकम ऑफ एनी हेड, या नॉट फ्रॉम एनी इनकम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सट्टा व्यापार की आय से। ठीक है, सट्टे व्यापार में यदि कोई हानि हुई है तो उस हानि की पूर्ति सट्टा व्यापार की आय के माध्यम से ही किया जा सकता है। सामान्य बिजनेस के इनकम से उसे सेटअप नहीं किया जाएगा, किसी अदर हेड के इनकम से भी उसे सेटअप नहीं किया जा पाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है। अल्पकालीन पूंजी लाभ से, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से या किसी भी आय से। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट अप फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, या एनी इनकम। तो देखो दीर्घकालीन पूंजी हानि होने पर इसकी पूर्ति हमेशा दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही किया जा सकता है।
ना तो अल्पकालीन पूंजी लाभ से किया जा सकता है, ना अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों को मिला के जो टोटल कैपिटल गेन हो रहा है उससे किया जा सकता है। ठीक है, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेटअप किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ताश के खेल से होने वाली हानि की पूर्ति की जा सकती है। ताश के खेल से आय से, लॉटरी की आय से, अन्य साधनों की आय से, या इनमें से किसी से भी नहीं। लॉस ऑफ द कार्ड गेम कैन बी सेट अप फ्रॉम इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, लॉटरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या नन ऑफ दीज। तो देखो, ताश या किसी भी जुए से होने वाली हानि को किसी भी इनकम के साथ सेटअप नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है अगले 4 वर्षों में, 6 वर्षों में, 8 वर्षों में, या 10 वर्षों में। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट अप इन द फॉलोइंग 4 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर, या 10 ईयर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 8 ईयर। 8 साल तक उस हानि को आगे ले जा सकते हैं, और 8 साल के दौरान कभी भी लाभ होता है, कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म का, तो उस इनकम के माध्यम से आप उस हानि को सेटअप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति हो सकती है 4 वर्ष, 8 वर्ष, 3 वर्ष, या 6 वर्ष। लॉसेज ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेटअप 4 ईयर, 8 ईयर्स, 3 ईयर्स, या 6 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सट्टे के व्यापार की हानि को केवल 4 ही वर्ष तक आगे ले जाया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, और इस दौरान यदि कोई सट्टे के व्यापार का लाभ होता है उसके माध्यम से इस हानि की पूर्ति की जा सकती है। अब जो है डिडक्शंस चैप्टर के एमसीक्यूज को देखते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। डिडक्शंस में से क्वेश्चन खूब भर भर के पूछता है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, धारा 80 DD के अंतर्गत निःशक्तता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है? व्हाट अमाउंट इज एक्सेप्टेड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DD रिगार्डिंग डिसेबिलिटी? 50,000, 75,000, शून्य, या वास्तविक व्यय। तो देखो, निःशक्तता के लिए 75,000 रुपये तक का यदि खर्च किया जाता है तो डिडक्शन मिल जाता है। ये खर्च चिकित्सा के लिए भी हो सकता है या जीवन निर्वाह के लिए भी हो सकता है। आपके घर में यदि कोई अशक्त व्यक्ति है जो कमाई नहीं कर पा रहा है, दिव्यांग है, और उसके इलाज के लिए या उसके जीवन निर्वाह के लिए आप खर्च करते हैं, तो आपके टोटल इनकम में से 75,000 रुपये तक की छूट आपको मिल सकती है। जितना आपने वास्तविक खर्चा किया है वो 75,000 से कम है तो आपको वास्तविक खर्चे की छूट मिलेगी। यदि आपका खर्चा 75,000 रुपये से अधिक है तो मैक्सिमम आपको 75,000 रुपये की छूट मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन? प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष, राष्ट्रीय खेल कोष, राजीव गांधी फाउंडेशन, या जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेशनल स्पोर्ट फंड यानी राष्ट्रीय खेल कोष में दिया गया दान 100% कर मुक्त होता है, 100% इसकी कटौती मिलती है। अगला प्रश्न है, धारा 80C में कटौती लागू होती है व्यक्ति व संयुक्त हिंदू परिवार पर, फर्म पर, सहकारी समितियों पर, या फिर कंपनी पर? सेक्शन 80C अप्लाइज ऑन इंडिविजुअल एंड HUF, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या कंपनी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 80C का डिडक्शन जो है केवल एक इंडिविजुअल को मिलता है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलता है। 80C का डिडक्शन मिलता है कि LIC या PF में आप यदि कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन जितना भी अमाउंट आपने किया है उतने रुपए तक का डिडक्शन आपको मिलता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपये। 1,50,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो मैक्सिमम सीमा 1.5 लाख की है, उतनी छूट आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, आयकर की किस धारा के अंतर्गत प्रधानमंत्री सहायता कोष में दिया गया दान 100% सकल कुल आय में से घटता है, यानी डिडक्शन 100% मिलता है? किस धारा के अंतर्गत? डोनेशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इज डिडक्टेबल 100% आउट ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? तो देखो, दान के बारे में धारा 80G बनी हुई है। 80G के अंतर्गत आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दिया गया दान 100% डिडक्शन इसका मिलता है,
और भी बहुत सारे दान हैं जो रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन को यदि आप देते हैं तो आपको 100% तक की छूट मिल जाती है। अगला प्रश्न है, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए धारा 80C के अंतर्गत कटौती की अधिकतम सीमा क्या है? फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 द मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज, अभी मैंने बताया 1.5 लाख की सीमा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद धारा 80D के अंतर्गत आती है? उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण की वापसी, विकलांग आश्रित की चिकित्सा के लिए व्यय, चिकित्सीय बीमा हेतु दिया गया प्रीमियम, या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कवर्ड अंडर सेक्शन 80D? रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। चिकित्सा बीमा हेतु दिया गया प्रीमियम जो है धारा 80D के अंतर्गत इसका डिडक्शन आपको मिलता है। आपने अगला प्रश्न है, धारा 80E के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट की सीमा क्या है? अंडर सेक्शन 80E डिडक्शन इन रिस्पेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन इज टेकन फॉर द हायर एजुकेशन बी अलाउड अप टू। तो देखो इसके लिए कोई भी सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यदि उच्च शिक्षा के लिए कोई लोन लिया गया है और उस पर ब्याज चुकाया जा रहा है तो जितना ब्याज बन जाता है उतने रुपए की डिडक्शन आपको मिल जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक मिस्टर एक्स के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम देने पर अधिकतम कटौती मिलेगी। मैक्सिमम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर अ सीनियर सिटीजन इज 10,000, 15,000, 50,000 या 25,000। तो देखो 80D में ये डिडक्शन मिलता है। 80D में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम देने पे आपको डिडक्शन मिलता है। आम व्यक्ति के लिए यह सीमा 25,000 की है, लेकिन मिस्टर एक्स जो है वरिष्ठ नागरिक हैं, इसलिए वरिष्ठ नागरिक के लिए ये सीमा 50,000 की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम ने अपने स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम 10,000 रुपये रोकड़ में दिया, उसे धारा 80D के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी? राम पेड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज हेल्थ ₹10,000 इन कैश, डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम अंडर सेक्शन 80D। तो देखो इस केस में इसे 0 मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसने पेमेंट किया है कैश में। तो मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट कैश में यदि किया जाता है तो 80D का डिडक्शन नहीं मिलता है। ये पेमेंट किसी ऑनलाइन मोड या बैंक ट्रांसफ़र या फिर आपके चेक आदि के माध्यम से होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक निवासी व्यक्ति को साहित्यिक पुस्तक पर रॉयल्टी के 5 लाख रुपए मिले, उसे धारा 80 QQB में कितने रुपए की कटौती मिलेगी? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख? A resident individual received ₹5 lakh as royalty on the literary book. He will get deduction under section 80 QQB is 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh या 5 लाख। तो देखो यदि कोई व्यक्ति जो है कोई साहित्यिक बुक लिखता हो, कोई कलात्मक किताब लिखता हो या कोई वैज्ञानिक पुस्तक लिखता हो और वो भारत में निवासी हो, ठीक है ना, तो ऐसे केस में धारा 80 QQB के अंतर्गत उसे रॉयल्टी के जो भी रुपया प्राप्त होगा उसमें 3 लाख रुपए तक की उसे कटौती मिलेगी, 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 5 लाख रुपए रॉयल्टी मिल रहा है तो 5 लाख तो छूट मिल नहीं सकता है, इसलिए मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए की छूट उसे मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक अनिवासी व्यक्ति को कलात्मक पुस्तक पर रॉयल्टी के लिए 4 लाख रुपए मिले, उसे धारा QQB में कितनी कटौती मिलेगी? अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल रिसीव्ड 4 लाख एज अ रॉयल्टी ऑन द आर्टिस्टिक बुक, ही विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0। आप तो कहोगे कि सर यहाँ 3 लाख था, यहाँ 0 कैसे हो गया? आपने तो कहा कि साहित्यिक पुस्तक पे भी मिलता है, कलात्मक पुस्तक पे भी मिलता है, विज्ञान की पुस्तक पे भी मिलता है। तो यहाँ पे अंतर हो गया कि यहाँ पे निवासी व्यक्ति था और यहाँ पे अनिवासी व्यक्ति है, ठीक है ना। यानी 80 QQB की कटौती केवल निवासी व्यक्तियों के लिए अलाउ है। यदि व्यक्ति अनिवासी हो गया तो उसे
कोई भी कटौती नहीं मिलेगी, नील मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा की छूट एक हिंदू अविभाजित परिवार अपनी सकल कुल आय में से प्राप्त नहीं कर सकता? अंडर विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एन HUF इज नॉट इंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम? सेक्शन 80C, 80G, 80D या 80P? तो देखो 80C के अंतर्गत LIC और PPF में यदि आप पैसा डालते हैं उसकी छूट मिलती है। 80G में दान यदि आप कोई देते हैं उसके लिए मिलती है। 80D में आपको चिकित्सा बीमा प्रीमियम यदि आप पेमेंट करते हैं तो उसकी छूट मिलती है। लेकिन 80P HUF के लिए लागू नहीं होती है। 80P का जो प्रावधान है वो सहकारी समितियों के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। इसलिए 80P के प्रावधान जो है हिंदू अविभाजित परिवार पे लागू नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किस आय पर धारा 80G की कटौती नहीं दी जा सकती है? वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, दीर्घकालीन पूंजी लाभ या कोई नहीं? ऑन विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या नन? तो देखो दीर्घकालीन पूंजी लाभ से यदि केवल इनकम हुई है आपकी और कोई इनकम नहीं है तो ऐसे केस में 80G की कटौती आपको नहीं मिलेगी। 80G की कटौती जो है बाकी हेड के अंतर्गत जो इनकम होती है उसी में से अलाउ होती है। ये डिडक्शन तभी मिलता है जब बाकी हेड में आपकी इनकम हो, ठीक है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ की इनकम से ये कटौती नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, श्री रजत पूरी तरीके से अंधे हैं, उन्हें 80U में कटौती मिलेगी। मिस्टर रजत इज कम्प्लीटली ब्लाइंड, ही विल अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। तो देखो 80U के अंतर्गत डिडक्शन की अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 80E के अंतर्गत कटौती मिलती है दान के संबंध में, चिकित्सा व्यय के संबंध में, उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण के ब्याज के भुगतान के संबंध में या इनमें से कोई नहीं? डिडक्शन एडमिसेबल अंडर सेक्शन 80E इन रिलेशन टू डोनेशन, इन रिलेशन टू मेडिकल एक्सपेंसेज, इन रिलेशन टू इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन पेड या नन ऑफ दीज? 80E जो है उच्च शिक्षा के लिए है, ठीक है ना। उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण के ब्याज के संबंध में 80E सेक्शन लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करने पर ब्याज प्राप्त कर सकता है? हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन बी अ पर्सन डिपॉजिट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन द फाइनेंशियल ईयर टू अर्न इंटरेस्ट ऑन इट? तो यहाँ पे देखो PPF में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट जमा करके उस पर ब्याज कमाया जा सकता है साल में, ठीक है। इससे ज़्यादा राशि आप नहीं जमा कर सकते हैं एक साल में। इसके बाद है, धारा 80C की कटौती निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अवेलेबल टू, यहाँ नॉट पूछा है, किसे नहीं मिलेगा? व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी या ये सभी? इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी या ऑल ऑफ द अबव? तो देखो 80C का जो डिडक्शन है इंडिविजुअल को और HUF को केवल इन्हीं दो लोगों को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपका कंपनी को ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 80G की कटौती किसके संबंध में दी जाती है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज अलाउड इन द कनेक्शन विथ। तो कई बार मैंने बताया दान के संबंध में ये डिडक्शन दिया जाता है, डोनेशन के कनेक्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कुल आय और कर दायित्व की गणना। कुल आय की गणना एवं कर दायित्व की गणना, ठीक है। तो आइए इसके भी प्रश्नों को देखते हैं। आय के विभिन्न शीर्षकों का योग कहलाता है सकल कुल आय, कर योग्य आय या समायोजित आय। सम ऑफ द वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम या एडजस्टेड इनकम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। आप जानते हैं आय के 5 शीर्षक होते हैं, पांचों शीर्षक की टैक्सेबल इनकम को एक साथ जब जोड़ दिया जाता है तो ये ग्रॉस टोटल इनकम बनती है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
किस आय में से धारा 80C की कटौती नहीं मिलती है? आउट ऑफ विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अलाउड? वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय से आय या दीर्घकालीन पूंजी लाभ से आय? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से धारा 80C की कटौती नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम में आय के शीर्षक हैं नंबर ऑफ हेड ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स एक्ट आर 3, 4, 5 और 6। तो ये तो शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आय के 5 शीर्षक इनकम टैक्स एक्ट में हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेंस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगला प्रश्न है, किस आय में से धारा 80G की कटौती नहीं मिलती है? वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ से आय या फिर अन्य साधनों से आय? आउट ऑफ विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, इसमें से 80G की कटौती नहीं मिलती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी 80G की कटौती नहीं मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कुल आय 4,20,194 रुपये 50 पैसे है तो पूर्णांकित आय कितनी होगी? इफ़ द टोटल इनकम इज 4,20,194.50 द राउंडेड ऑफ द इनकम शैल बी। तो देखो, इनकम को जब भी राउंड अप किया जाता है तो 10 रुपये के क्रम में राउंड अप किया जाता है। जैसे 194 रुपये 50 पैसे है तो ये 190 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अंत में 4 रुपये 50 पैसे का अमाउंट आ रहा है ना। 190 के बाद 4 रुपये 50 पैसे का अमाउंट आ रहा है, इसलिए इस 4 रुपये 50 पैसे को छोड़ दिया जाएगा। यदि ये 5 रुपये का अमाउंट आ जाता या 5 रुपये से अधिक का अमाउंट आ जाता तो इसे अगले 10 रुपये के ऊपर ले जाते, 4,20,200 रुपये हो जाता। लेकिन 4 रुपये 50 पैसे का अमाउंट है, इसलिए इसे राउंड अप जब किया जाएगा तो ये अमाउंट बनेगा 4,20,190 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी आय को पूर्णांकित किया जाता है? सकल कुल आय, कुल आय, क और ख दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? विच इनकम इज राउंडेड ऑफ? ग्रॉस टोटल इनकम, ए और बी बोथ, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टोटल इनकम को कभी भी राउंड अप किया जाता है। टोटल इनकम के पहले किसी भी अमाउंट को राउंड अप नहीं किया जाएगा। जब टोटल इनकम निकाल ली जाएगी तो उसी को राउंड अप किया जाता है फाइनली। अगला प्रश्न है, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 60 वर्ष से कम आयु की निवासी महिला करदाता की दशा में करमुक्त सीमा है 2.5 लाख, 2,40,000, 1,60,000 या इनमें से कोई नहीं? एग्जम्पशन लिमिट इन केस ऑफ द रेसिडेंस वुमेन बिलो 60 ईयर ऑफ द एज फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। तो देखो, अब महिला और पुरुष के अंतर को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये 60 वर्ष से कम आयु की हैं, इसलिए इनको 2.5 लाख रुपए तक का कर छूट मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए वरिष्ठ नागरिक निवासी करदाता की दशा में करमुक्त सीमा क्या है? तो वरिष्ठ नागरिक यानी 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच की आयु के जो लोग हैं, इनके लिए 3 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। एग्जम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 इन केस ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन SC इज 3 लाख। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 70 वर्षीय भारत में अनिवासी की दशा में करमुक्त सीमा क्या है? तो देखो, अनिवासी व्यक्तियों के लिए वरिष्ठ नागरिक होने का लाभ नहीं मिलता है, इनके लिए करमुक्त सीमा 2.5 लाख रुपए ही स्थिर रहेगी। एग्जम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज 70 ईयर एज 2,50,000। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की दर क्या है? द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% के रेट से लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, लॉटरी से जीत पर आयकर की दर क्या है? द रेट ऑफ टैक्स ऑन लॉटरी विनिंग इज।
20%, 25%, 30% या 35%। तो देखो लॉटरी वगैरह या किसी भी जुए में यदि जीत होती है तो उससे होने वाली आमदनी 30% की फ्लैट रेट से टैक्सेबल होती है। यहाँ आपका स्लैब नहीं देखा जाएगा, 30% का फ्लैट रेट लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 60 वर्ष की निवासी महिला की कुल आय 6 लाख रुपए है, उसे कर देना होगा। टोटल इनकम ऑफ रेसिडेंट वुमेन एज्ड 60 ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इज ₹6 लाख। सी विल पे टैक्स। तो देखो यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। 2.5 लाख रुपए तक की तो कर मुक्त सीमा है, इसमें कोई भी कर नहीं बनेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख रुपए का अमाउंट होगा और इस 2.5 लाख के अमाउंट पे 5% का टैक्स बनेगा, यानी ये होगा आपका 12,500 रुपये। ठीक है, तो आइए यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन देखते हैं। ये 60 वर्ष की निवासी महिला है यानी सीनियर सिटीजन है, तो 3 लाख रुपए तक की आमदनी तो कर मुक्त हो जाएगी। 3 लाख से 5 लाख के बीच के 2 लाख रुपए का जो अमाउंट होता है इसके ऊपर इनको 5% टैक्स देना पड़ेगा, और 2 लाख का 5% कितना होता है 10,000 रुपये। और 5 लाख से 6 लाख तक की आमदनी यानी नेक्स्ट 1 लाख रुपीज़ पे इसे 20% टैक्स देना होगा, और ये होगा 20,000 रुपये का अमाउंट। टोटल अमाउंट हो गया 30,000 रुपये, और इसके ऊपर 4% का सेस देना पड़ेगा इनको, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1,200 रुपये। टोटल अमाउंट हो जाएगा 31,200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 31,200 रुपये का टैक्स इनके ऊपर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 में राम, जिसकी आयु 40 वर्ष है, 4 लाख रुपए आमदनी कमाता है, उसे कर कितना देना पड़ेगा। द टोटल इनकम ऑफ राम एज्ड 40 ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 इज ₹4 लाख। ही विल पे टैक्स। तो यहाँ पे देखो, ऐसे तो देखा जाए तो 2.5 लाख रुपए तक ये टैक्स फ्री रहेंगे, एग्जेम्प्टेड लिमिट में है, और 2.5 लाख से 4 लाख यानी अगले 1.5 लाख रुपए के ऊपर इनका टैक्स बनेगा 5%। 1.5 लाख का 5% हुआ 7,500 रुपये, और इसके ऊपर सेस लगाया जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी यहाँ 7,500 का टैक्स बना, लेकिन सेक्शन 87A के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की टोटल टैक्स लाइबिलिटी 12,500 रुपये तक होती है तो वो टैक्स लाइबिलिटी शून्य कर दी जाती है। 12,500 रुपये तक की टैक्स लाइबिलिटी होने पे उसकी छूट मिल जाती है, तो इस तरीके से इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की गणना की जाती है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज कैलकुलेटेड ऑन कुल आय पर, टोटल इनकम, कुल आय के देय कर पर, टैक्स ऑन टोटल इनकम, कर योग्य आय पर, टैक्सेबल इनकम, या एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि कृषि आय पर। तो देखो, सेस कभी भी टैक्स के अमाउंट पे जोड़ा जाता है। कुल आय पर पहले टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, और टैक्स ऑन टोटल इनकम जो बनता है उसके ऊपर सेस लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर योग्य आय 8 लाख होने पर आयकर में देय सरचार्ज की दर है। द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द टैक्स पेबल व्हेन टैक्सेबल इनकम इज 8 लाख। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 0, क्योंकि सरचार्ज जो है ना ये मिनिमम 50 लाख आमदनी आपकी हो तब लगता है। 50 लाख से कम आमदनी पे कोई भी सरचार्ज नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि नील आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निवासी व्यक्ति जिसकी आयु 82 वर्ष है आय कर देने के लिए दायी है यदि कुल आय से अधिक है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 5 लाख। एन इंडिविजुअल एज्ड 82 ईयर रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स इफ हिज इनकम इज मोर देन। तो यहाँ पे जिनकी आयु 80 ईयर्स या उससे अधिक होती है उनके लिए 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है। 5 लाख रुपए तक की आय पर उनको कोई कर नहीं देना पड़ता है। 80+ वाले जो लोग होते हैं इनको सुपर सीनियर सिटीजन कहा गया है, और इनके लिए
5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री है। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति की आय 1 करोड़ से अधिक है लेकिन 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो उसे किस दर पे अधिभार देना होगा? What is the rate of surcharge applicable to the individuals having total income exceeding 1 करोड़ but not more than 2 करोड़? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनको 15% की दर से सरचार्ज देना पड़ेगा। सरचार्ज की रेट क्या है? 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम पे 10% लगता है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की इनकम पे 15% लगता है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में इनकम होने पर 25% लगता है, और मोर देन 5 करोड़ आपका सरचार्ज का रेट हो जाता है 37%। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मिस्टर एक्स जो भारत में निवासी हैं और जिनकी 31/3/2023 को आयु 80 वर्ष है, इनके लिए कर मुक्त सीमा क्या होगी? तो भाई ये 80 वर्ष के हो चुके हैं, यानी सुपर सीनियर सिटीजन बन गए हैं, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए की कर मुक्त सीमा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आय कर पे अधिभार देय होता है एक कंपनी द्वारा, एक व्यक्ति और एचयूएफ द्वारा, एक घरेलू कंपनी द्वारा, या इन सभी के द्वारा। सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स इज पेएबल बाय फॉरेन कंपनी, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, और डोमेस्टिक कंपनी, और ऑल ऑफ द एबव। तो कोई व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, सभी के लिए सरचार्ज का वही नियम है। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में अलग अलग रेट है, और 5 करोड़ के ऊपर जाने पे 37% का रेट लगता है। कर निर्धारण अधिकारी होता है असेसिंग ऑफिसर इज सहायक कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उप कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आयकर अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी जो है कर निर्धारण अधिकारी के श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, आयकर पदाधिकारियों की अंतिम कड़ी क्या है? लास्ट चेन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज इज आयकर निरीक्षक, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, कर वसूली अधिकारी, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर यानी आयकर अधिकारी, या आयकर कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आयकर निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज में अंतिम चरण पे होता है, अंतिम कड़ी होता है, सबसे जूनियर लेवल। अगला प्रश्न है, आयकर विभाग का नियंत्रण कौन करता है? हु कंट्रोल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? आयकर आयुक्त, इनकम टैक्स कमिश्नर, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेज, आईटीओ यानी आयकर अधिकारी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, आयकर विभाग का नियंत्रण सीबीडीटी करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड नियंत्रण करता है आयकर विभाग का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयकर पदाधिकारियों में सर्वोच्च अधिकारी कौन है? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, या मुख्य कमिश्नर? टॉप अथॉरिटीज इन इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, या चीफ कमिश्नर? तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड यानी सीबीडीटी, यही जो है आयकर पदाधिकारियों में सर्वोच्च अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्ति की दशा में आयकर रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि है। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ द इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल इज 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, या 30 सितंबर? तो देखिए, इंडिविजुअल्स के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम डेट 31 जुलाई होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक फर्म जिसके खातों का अंकेक्षण अनिवार्य है, आयकर रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि है। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इज। तो ऐसी फर्में जिनको अपना ऑडिटिंग कराना अनिवार्य होता है आयकर कानून के अंतर्गत, ऐसे लोगों को क्योंकि ऑडिटिंग में कुछ एडिशनल टाइम लग जाता है, इसलिए इनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। इनको जो है 2 महीने का एडिशनल टाइम मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एक व्यक्ति जिसकी वेतन या पारिवारिक पेंशन एवं ब्याज से आय है, उनके लिए निर्धारित फॉर्म है।
फॉर एन इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी और फैमिली पेंशन एंड इंटरेस्ट इज प्रिस्क्राइब फॉर्म इज। तो जिन लोगों का कोई बिजनेस इनकम नहीं होता है, केवल सैलरी से इनकम होती है और पारिवारिक पेंशन और ब्याज यानी अदर सोर्स की इनकम होती है, ऐसे व्यक्ति ITR 1 दाखिल कर सकते हैं। ये सबसे छोटा और आसान फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी खाता संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज कंपलसरी फॉर आयकर दाता, इनकम टैक्स SSC, आयातक, इम्पोर्टर, SSC अंडर सर्विस टैक्स, सेवा शुल्क के अंतर्गत करदाता, या ये सभी। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इन सभी के लिए पैन नंबर यानी अस्थायी खाता संख्या परमानेंट अकाउंट नंबर रखना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, भूल सुधार किया जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इज डन अंडर सेक्शन 145, अंडर सेक्शन 147, अंडर सेक्शन 154 या अंडर सेक्शन 156। तो जब आयकर रिटर्न आप दाखिल करते हैं उसमें कोई गलती हो जाती है तो उस गलती का सुधार आप कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 154 ये प्रोविज़न दिया गया है कि गलती में आप सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वयं कर निर्धारण की धारा क्या है। सेक्शन फॉर सेल्फ असेसमेंट इज 140, 140A, 143 या 144। तो देखो धारा 140A में सेल्फ असेसमेंट की बात कही गई है कि जिस व्यक्ति को कर देना है SSC, उसे खुद ही अपना टैक्स कैलकुलेट करके बताना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण की धारा क्या है। सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण क्या होता है, जब आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया या आपने किया है और अब इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि वो गलत है, तो वो अपने निर्णय के आधार पे आपका टैक्स असेसमेंट कर सकता है। इसी को कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो सेक्शन फॉर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज 143, 144, 147 या 148। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेक्शन 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का प्रोविज़न दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश जिनकी आयु 62 वर्ष है को आय रिटर्न दाखिल करना होगा बशर्ते उनकी सकल कुल आय निम्न से अधिक हो। तो देखो ये 62 वर्ष के हैं यानी सीनियर सिटीजन हैं, तो इनको 3 लाख रुपए तक की इनकम यदि होती है तो ऐसे केस में इनको रिटर्न नहीं भरना होगा, लेकिन 3 लाख से अधिक की इनकम होने पर रिटर्न भरना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति कर मुक्त सीमा के अंदर उसकी आमदनी है तो उसे रिटर्न दाखिल करना जरूरी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बैंक के साथ अस्थायी जमा की राशि इससे अधिक होने पर अस्थायी खाता संख्या लिखना अनिवार्य है। पैन मस्ट बी क्वोटेड व्हेन द फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक इज एक्सीड टू द। तो यदि फिक्स्ड डिपॉजिट यदि आपका 50,000 रुपये से अधिक है तो आपको अपने पैन का उल्लेख करना पड़ेगा जब भी आप FD बनवाएंगे। इसके बाद आपका TDS, TCS, एडवांस टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है, उद्गम स्थान पे कर की कटौती प्राप्ति मानी जाती है, व्यय माना जाता है, न प्राप्ति मानी जाती है, न व्यय माना जाता है, या जुर्माना माना जाता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज ट्रीटेड एज रिसिप्ट, ट्रीटेड एज एक्सपेंसेज, नाइदर ट्रीटेड एज रिसिप्ट नॉर एक्सपेंसेज, या ट्रीटेड एज फाइन। तो देखो उद्गम पे कर की जो भी कटौती होती है वो आपके लिए प्राप्ति मानी जाएगी, यानी आपके इनकम में वो टैक्स का जो डिडक्शन हुआ है वो भी आपके आमदनी में जोड़ा जाएगा। बाद में उतने रुपए का टैक्स आपको कम देना पड़ेगा, ये बात अलग है। अगला प्रश्न है, राम एक्स एंड कंपनी से एक शोरूम 10,000 रुपये मासिक किराए पर लिया है, वह वित्तीय वर्ष 2023-24 में उद्गम स्थान पे कर की कटौती कितना करेगा। राम हैज टेकन शोरूम ऑन रेंट ₹10,000 पर मंथ फ्रॉम एक्स कंपनी। Ram should deduct tax at source during the financial year 2023-24, 29,376, 22,032 nil या 14,400। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि इनको TDS नहीं काटना पड़ेगा, कोई भी TDS इनको नहीं काटना है, क्योंकि रेंट की इनकम पे यदि 20,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा आप पेमेंट करते हैं तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप TDS काट कर पेमेंट करें अपने मकान मालिक को। 20,000 से कम रेंट पर TDS काटना ज़रूरी नहीं होता है,
और यहाँ पे 10,000 रुपये मासिक किराया है, इसलिए कोई TDS नहीं काटना है। अगला प्रश्न है, एक्स कंपनी ने राम से एक शोरूम 30,000 रुपये मासिक किराए पर लिया है। कंपनी वित्तीय वर्ष 2023-24 में उद्गम स्थान पर कर की कटौती कितनी करेगी? एक्स कंपनी हैज टेकन शोरूम ऑन रेंट एट द रेट ऑफ 30,000 पर मंथ फ्रॉम द राम। द कंपनी शुड डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो देखो यहाँ 20,000 से अधिक किराया हो गया, तो यहाँ पे TDS काटना पड़ेगा। 30,000 रुपये के हिसाब से 12 महीने का किराया यानी 1 साल का किराया हो जाएगा 3,60,000 रुपये, और इसके ऊपर 10% का TDS कटेगा। रेंट के ऊपर TDS 10% काटने का प्रोविज़न है, तो 3,60,000 का 10% हो जाएगा 36,000 रुपये। ठीक है, यही आपका अमाउंट कटेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि एक्स एंड कंपनी को 36,000 रुपये TDS काटकर रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में यदि बैंक में अस्थायी जमा पर ब्याज की रकम इतने रुपए से अधिक हो तो कर की कटौती की जाएगी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टैक्स shall be deducted on interest on fixed deposit in a bank if interest amount is excess of 5,000, 40,000, 15,000 या 20,000। तो देखो, यदि आपने कोई फिक्स डिपॉजिट बैंक में किया हुआ है, उस पर आपको ब्याज मिल रहा है, तो सालाना ब्याज यदि 40,000 रुपये से अधिक बनता है तो वहाँ पे बैंक आपको TDS काट कर आपको पेमेंट करेगा ब्याज का। ठीक है, 40,000 की लिमिट बनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लॉटरी की जीत पर कर की कटौती की दर क्या है? रेट ऑफ TDS ऑन लॉटरी विनिंग एज। तो लॉटरी की जीत पर 30% टैक्स लगता है, और ये टैक्स जो है पेमेंट करते वक्त ही काट लिया जाता है, TDS के रूप में काट लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि राशि प्राप्तकर्ता कर कटौतीकर्ता को अपनी अस्थायी लेखा संख्या नहीं बताता है तो कर काटा जाएगा। इफ रिसिपेंट ऑफ द इनकम फेल टू फर्निश हिज परमानेंट अकाउंट नंबर टू डिडक्टर ऑफ द टैक्स शैल बी डिडक्टेड। अधिनियम की सुसंगत धारा में वर्णित दर से, द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट सेक्शन, प्रवर्तित दरों से, एट द रेट ऑफ इनफोर्स 20% की दर से यानी एट द रेट ऑफ 20%, या ये सभी वर्णित दर में से जो दर सबसे अधिक होगी, हायर ऑफ दीज रेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप किसी से कोई पेमेंट पाने वाले हैं और सामने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो TDS काटे, तो TDS काटने के लिए उस व्यक्ति को आपका पैन नंबर चाहिए। ठीक है, और यदि आप पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपके ऊपर हायर रेट से TDS काटा जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्गम स्थान पे कर की कटौती की जाती है भुगतानकर्ता द्वारा, सरकार द्वारा, आयकर विभाग द्वारा या आयकर दाता द्वारा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मेड बाई पर्सन मेकिंग पेमेंट, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स पेयर। तो देखो, TDS जो है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी उद्गम पे कर, ये हमेशा पेमेंट करने वाला व्यक्ति काटता है। जो व्यक्ति पेमेंट करता है वो टैक्स पहले काट लेता है TDS के रूप में, और बाकी अमाउंट आपको पे करता है। ठीक है, ये हमेशा भुगतानकर्ता द्वारा काटा जाता है। इसके बाद देखो, उद्गम स्थान पे कर की कटौती की जाती है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज मेड बाई नियोक्ता द्वारा, सरकार द्वारा, आयकर विभाग द्वारा या आयकर दाता द्वारा, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स पेयर। तो यहाँ पे भुगतान करने वाला व्यक्ति कौन होगा? नियोक्ता होगा ना, एम्प्लॉयर ही तो आपको पेमेंट करेगा। अपने एम्प्लॉई को पेमेंट कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्लांट मशीनरी या उपस्कर पर किराए पर कर की कटौती की दर क्या है? द रेट ऑफ TDS ऑन द रेंटल पेमेंट ऑफ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 2%। यदि आपने कोई प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट किराए पर लिया है और आप उसका किराया यदि दे रहे हैं और TDS काटने का यदि आपका प्रोविज़न लागू होता है तो आपको 2% का TDS काटना पड़ेगा। यहाँ पे भी 20,000 रुपये पर मंथ की लिमिट है। 20,000 तक के किराए पर कोई TDS नहीं कटेगा। 20,000 से ज़्यादा किराया होने पर 2% का TDS यहाँ पे काटना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अग्रिम कर भुगतान स्थगित करने पर किस धारा के अंतर्गत ब्याज लगेगा? अंडर विच सेक्शन इंटरेस्ट शैल बी चार्ज
ऑन डिफरमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स। तो टैक्स एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है, और यदि आप एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं तो लेट पेमेंट के लिए आपको ब्याज देना पड़ता है। तो ये ब्याज किस धारा में बताया गया है? 234B में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम को 20 मार्च को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ हुआ, उसे इस राशि पर अग्रिम कर चुकाना होगा। राम अर्नड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन 20th March. He will pay advance tax on this amount up to 15 September, up to 15 December, up to 15 March या up to 31st March। तो यहाँ देखो एडवांस टैक्स पेमेंट करने की तारीखें 4 निर्धारित हैं। 3-3 महीने पे एडवांस टैक्स पेमेंट करना होता है। पहला होता है 15 जून, इसके बाद होता है 15 सितंबर, फिर होता है 15 दिसंबर और उसके बाद होता है 15 मार्च। तो ये जब 15 मार्च के बाद कोई इनकम होती है तो ऐसे केस में 15 मार्च वाले किस्त में आप कैसे पेमेंट करेंगे? और यदि आप मार्च के बाद पेमेंट करते हैं तो एडवांस टैक्स नहीं होगा, वो तो अगला फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा। तो 15 मार्च के बाद यदि कोई इनकम होती है तो ऐसे केस में 31 मार्च तक आप एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्रिम कर का दायित्व उत्पन्न होता है जब देय कर की राशि है। लाइबिलिटी टू एडवांस टैक्स एराइजेज व्हेन द टैक्स पेएबल इज 5,000, 10,000 और मोर, 15,000 और मोर या 20,000 और मोर। तो अग्रिम कर आपको तभी भरना होता है जब आपका मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये या उससे अधिक हो। ठीक है ना? 10,000 से कम यदि आपका टैक्स बनता है तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यक्ति करदाता को अग्रिम कर कितने किस्तों में जमा कराना पड़ता है? इंडिविजुअल एसएससी इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो अभी मैंने बताया कि 4 किस्तों में जमा कराना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्रिम कर की दूसरी किस्त देय तिथि क्या है? ड्यू डेट फॉर द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये भी मैंने अभी बताया है, 15 सितंबर। पहली किस्त है 15 जून, दूसरी है 15 सितंबर, तीसरी है 15 दिसंबर और चौथी है 15 मार्च। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्रिम कर की प्रथम किस्त की देय तिथि क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल फॉल ड्यू ऑन जुलाई 15, जून 20, जून 15 या मार्च 15। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, जून 15। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से हुई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।